दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक, आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर जो डेंसिटी का चैप्टर है, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैं निमी की किताब की इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और उदाहरण और जो असाइनमेंट है, प्रश्नावली है, उसके सवालों को सॉल्व करके वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन चूंकि उस किताब के अंदर वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए इस किताब से जिससे मैं पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर लैंग्वेज बहुत ईजी है, उससे और एक वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। घनत्व और अपेक्षिक घनत्व, घनत्व व अपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। परिचय। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को वस्तु का घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन का मतलब अगर उसका आयतन हम इकाई करते हैं, एक करते हैं, और उसका अगर भार अपन तोल लें उसकी मात्रा को, तो वो उसका जो वेट होगा वो घनत्व के बराबर हो जाएगा। यदि एक समान लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई के अलग अलग पदार्थों के टुकड़ों को अलग अलग तोला जाए तो सभी पदार्थों का भार अलग अलग होगा। जैसे एक समान आयतन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के घनाकार टुकड़ों में थर्माकोल, लकड़ी, लोहा, तांबा, अभ्रक, पारे को अलग अलग तोलने पर थर्माकोल का टुकड़ा सबसे हल्का होगा तथा पारा सबसे अधिक भारी होगा। पदार्थ का भार उसके घनत्व के अनुसार ही अधिक या कम होता है। कुछ पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व निम्न प्रकार से यहाँ सारणी में दे रखा है, जिसके अंदर कॉर्क हमारा 0.25 है। जिस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 या 1 से कम है वो पानी में तैरती हैं। तो यहाँ पर कॉर्क जो है उसका अपेक्षिक घनत्व 0.24 है, इसलिए ये पानी में तैरेगा। लकड़ी का अपेक्षिक घनत्व 0.75 है, इसलिए ये भी तैरेगा। स्प्रिट का जो है 0.83 है, ये भी तैरती है। मिट्टी का तेल को अगर पानी पे डालोगे 0.86 अपेक्षिक घनत्व होने की वजह से ये भी पानी पे तैरेगा। तारपीन का तेल 0.87 अपेक्षिक घनत्व होने की वजह से ये भी पानी पे तैरेगा। बर्फ हमारा 0.911 अपेक्षिक घनत्व होता है, इसलिए ये पानी में तैरती है। मोम 0.96 का घनत्व होने की वजह से पानी में तैरती है। और पानी का घनत्व 1 होता है, और 1 से कम होने की वजह से ये सारे जो हमारे मटेरियल हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, जिसमें लिक्विड भी है और मेटल भी हैं। तो वो सारे पानी के ऊपर तैरेंगे क्योंकि उनका अपेक्षिक घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसके बाद दूध का 1.033 होता है, जो पानी में तैरता नहीं है, घुल जाता है। ग्रेफाइट का है 2.5, रेत 2.56, संगमरमर 2.7, जिंक 7.1, एल्युमिनियम 7.3, तांबा 8.9, चांदी 10.5, पारा 13.60 और प्लेटिनम हमारा 21.40 अपेक्षिक घनत्व रखता है। इसलिए ये सारे पानी के अंदर डालते ही उसके अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है। इसके बाद है घनत्व। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को वस्तु का घनत्व कहते हैं। अब यहाँ इकाई आयतन से मतलब है कि यदि हम ऐसे एक टुकड़ा लें जिसकी लंबाई भी 1 हो, चौड़ाई भी 1 हो और ऊंचाई भी 1 हो, उसका जो आयतन निकालेंगे वो इकाई आयतन हो जाएगा, और उसकी जो मात्रा है उसको हम तोल लेंगे तो वही उसका घनत्व कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक प्लेटिनम के टुकड़े को 1/1/1 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1-1 ले लूँ और उसको तोल लूँगा तो वो 21.40 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसका मतलब प्लेटिनम का जो घनत्व है वो 21.40 हो जाएगा। CGS प्रणाली में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, MKS प्रणाली में घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, FPS प्रणाली में घनत्व की इकाई पौंड प्रति घन फुट होती है। ये तीनों ही इकाई हमारे प्रश्न भी जनरेट करती है। एग्जाम में आपको ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं जिसके अंदर आपको इकाई भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए MKS प्रणाली में किलोग्राम प्रति घन मीटर, CGS प्रणाली में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और FPS प्रणाली में हमारी घन की इकाई पौंड प्रति घन फुट होती है। तो हमारा घनत्व जो D होता है उसको हम भार बटे आयतन से भी पहचान सकते हैं। भार हमारा M, आयतन हमारा V, घनत्व हमारा D, तो D बराबर M बटे V हो जाता है। CGS प्रणाली में पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा MKS प्रणाली में 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है।
इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि हम एक ऐसा बॉक्स ले लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई 1 मीटर हो और उसके अंदर पानी भरा जाएगा। उसका जो टोटल वेट होगा वो 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। इसी तरह अगर पानी हम एक ऐसे बॉक्स में भरते हैं जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी, तो उसके अंदर जो पानी भरा जाएगा वो 1 ग्राम के बराबर होगा। इसलिए इसकी जो घनत्व, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सीजीएस प्रणाली में और एमकेएस प्रणाली में 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अपेक्षिक घनत्व, जिसको अंग्रेजी में हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, आईटीआई के छात्रों को अंग्रेजी के वर्ड, टेक्निकल वर्ड हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो एनसीईआरटी का पेपर आता है उसमें हिंदी इंग्लिश होने के बावजूद अगर हिंदी के प्रश्न में कोई गलती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप अंग्रेजी के प्रश्न को पढ़ करके उसका जवाब दें, और अगर आपको अंग्रेजी आती होगी तो आप उसको सवाल को अच्छी तरह से समझ के उसका सही उत्तर दे सकते हो, अन्यथा वहाँ आप गलती करके जरूर आओगे। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है रिलेटिव डेंसिटी अंग्रेजी में किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम किसी वस्तु का घनत्व निकाल लें और उस घनत्व में हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है उसका भाग दे देंगे तो वही उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। इसे अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। यह 2 राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी हमारा घनत्व है और नीचे भी हमारा घनत्व है, तो दोनों की इकाई आपस में कट जाती हैं, इसलिए अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो सूत्र के तौर पे देखें हम तो अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व, या वस्तु के किसी आयतन की मात्रा बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के उसी आयतन की मात्रा का अगर आपस में भाग दें तो भी हमारा अपेक्षिक घनत्व ज्ञात हो सकता है। इसके बाद है हमारा घनत्व और अपेक्षिक घनत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो घनत्व कैसे कहते हैं? किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं, जबकि अपेक्षिक घनत्व जो है वो किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। इसकी इकाई जो है, घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पाउंड प्रति घन फुट और किलोग्राम प्रति घन मीटर है, जो कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति में होती है। आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर 2 इकाइयों का आपस में भाग होने की वजह से वो कट जाती हैं। घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, और अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। इसके बाद है द्रव्यमान, मास, इसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर स्थिर रहता है। सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई ग्राम, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड और एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम होती है। भार, जिसको हम वेट कहते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, आपको पता होगा कि जो न्यूटन का लॉ होता है उसमें जब कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। पृथ्वी से दूर ऊपर की ओर ले जाने पर वस्तु का भार पृथ्वी के आकर्षण बल के कम होने के कारण कम हो जाता है, और नीचे की ओर ले जाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसलिए भार बराबर मात्रा गुणा गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई डाइन, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंडल और एमकेएस प्रणाली में न्यूटन होती है। तो ये हमारे 3 सवाल बनाती है, जो कि हमारे एनसीईआरटी के ऑनलाइन पेपर में भी आ सकते हैं कि भार की इकाई सीजीएस प्रणाली में क्या होती है, तो उत्तर होगा डाइन। भार की इकाई ब्रिटिश प्रणाली में क्या होती है, तो इसकी उत्तर होगा पाउंडल। और भार की इकाई एमकेएस प्रणाली में क्या होगी, तो उसके उत्तर होगा न्यूटन। तो इस तरह से मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता जा रहा हूँ कि किस तरह से निम्न के क्वेश्चन आते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान
किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उसकी मात्रा कहते हैं, जबकि भार जिस आकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर तरफ आकर्षित करती है उसे उसका भार कहते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा हर स्थान पर स्थिर रहती है, जबकि भार में किसी वस्तु का भार स्थान स्थान पर आकर्षण बल के कम या अधिक होने के कारण बदलता रहता है। तीसरा, वस्तु की मात्रा साधारण तुला से नापी जाती है और भार जो है वस्तु का भार कमानीदार तुला द्वारा ज्ञात किया जाता है। चौथा पॉइंट, मात्रा की इकाई ग्राम, पाउंड और किलोग्राम है, जबकि भार की इकाई डायन, पाउंडल और न्यूटन है। वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु की मात्रा में अंतर नहीं आता, लेकिन वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी आ जाती है। ये आपने महसूस भी किया होगा। अगर आपने कुएं से बाल्टी से पानी भरा है, तो जब बाल्टी को हम पानी के नीचे छोड़ते हैं तो उस समय उसके अंदर पानी के होने के बावजूद वो हमको हल्की महसूस होती है, और जैसे ही हम बाल्टी को पानी के तल से ऊपर खींचते हैं वैसे ही हमारा उसके अंदर ऐसा लगता है कि उसका भार बढ़ गया। और दूसरा उदाहरण है कि जब कोई भी वस्तु चंद्रमा पर जाती है तो वस्तु का जो पृथ्वी पर भार होता है चंद्रमा पर जाकर के वो 1/6 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बहुत कम हो जाता है। उस वजह से वहाँ पे भार हमारा परिवर्तनशील होने की वजह से चांद पे जाकर के बहुत कम हो जाता है, और नीचे अगर हम धरती के नीचे की तरफ जाएंगे तो वो भार हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन द्रव्यमान के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी वस्तु में मात्रा होती है उतना ही उसका द्रव्यमान रहता है, जो हमेशा सब जगह पे समान रहता है, चाहे पृथ्वी पर रहें, चाहे नीचे चले जाएं, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाएं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां। मेथड टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी। पहला है इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा, दूसरा है हाइड्रोमीटर द्वारा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जब कोई वस्तु किसी द्रव में कम मात्रा में या पूरी तरह डुबोई जाती है तो इसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, क्योंकि वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है उतना ही आयतन का द्रव वहाँ से हट जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक गिलास में अगर हम पूरा पानी भर लेते हैं ऊपर तक, कि अगर उसमें एक ड्रॉप भी पानी की ओर डाली जाए तो वो बाहर निकले, उस कंडीशन में अगर हम उस गिलास में एक पेन डालते हैं तो हमारा कुछ पानी वहाँ से बाहर गिरेगा, और वो पानी हमारे पेन के आयतन के बराबर वहाँ से बाहर गिर जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं। हटाए गए द्रव का जितना भार होता है उतना ही द्रव का उछाल वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है, इसीलिए वस्तु के भार में ये द्रव का उछाल कम हो जाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा 3 स्थितियों में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। पहला है पानी से भारी तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ठोस का हवा में भौतिक तुला से भार ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ठोस को धागे में बांधकर पानी में डुबोकर भार ज्ञात कर लेते हैं तथा निम्न गणना द्वारा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। माना ठोस का हवा में भार W1 ग्राम है, ठोस का पानी में भार W2 ग्राम है, अतः पानी में ठोस के भार में कमी होगी W1 माइनस W2 ग्राम, अतः ठोस का आपेक्षिक घनत्व होगा ठोस का हवा में भार W1 और पानी में ठोस के भार में कमी हमारी W1 माइनस W2 होगी। अतः घनत्व ज्ञात होने पर ठोस का आयतन भी निकाला जा सकता है। हटाए गए पानी का आयतन ठोस के आयतन के बराबर होगा। ठोस का आयतन जो होगा वो W1 माइनस W2 बटे D होगा, जहाँ पर D जो है पानी का घनत्व है, जहाँ पर D ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पानी का घनत्व होता है। नोट: पानी में घुलने वाले ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए ठोस को पानी के स्थान पर ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जो द्रव में घुलता नहीं हो। इसके बाद दूसरा है पानी से हल्का तथा पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ, जैसे हमारा कॉर्क हुआ, हमारी बर्फ़ हुआ, हमारी लकड़ी हुई, ये हमारे पानी में घुलते भी नहीं हैं और पानी से हल्के भी होते हैं। इस विधि द्वारा पानी से हल्के पदार्थ जैसे कॉर्क, लकड़ी, मोम आदि का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। पानी से हल्के ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए सिंकर जैसे
कांच की डॉट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हल्का पदार्थ भी सिंकर के साथ पानी में डूब सके। इसके बाद पदार्थ का भौतिक तुला में भार ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद उस पदार्थ से के साथ सिंकर बांधकर इस प्रकार से लटकाते हैं कि ठोस पदार्थ पानी से बाहर और सिंकर पानी के अंदर रहे। अब इसे भी तोल लेते हैं। इसके बाद पदार्थ को सिंकर के साथ इस प्रकार बांध के लटकाते हैं कि दोनों पानी में डूब जाए और डूबने के बाद उसे तोल लिया जाता है। माना हल्के ठोस पदार्थ का वायु में भार W1 ग्राम है। हल्के ठोस पदार्थ का वायु में तथा सिंकर का पानी में भार हमारा W2 है और हल्के ठोस पदार्थ का तथा सिंकर का पानी में भार W3 है। तो यहाँ पर ठोस के भार में कमी आएगी जो कि W2 माइनस W3 होगी। अतः हल्के ठोस का अपेक्षिक घनत्व बराबर होगा हल्के ठोस पदार्थ का वायु में भार बटे ठोस के भार में कमी। तो ये होगा W1 बटे W2 माइनस W3। इसके बाद है पानी में घुलनशील ठोस पदार्थ, जैसे चीनी हुई, नमक हुआ, ये पानी में ठोस तो होते हैं लेकिन पानी में जाके घुल जाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए ऐसे द्रव का प्रयोग किया जाता है जिसमें यह ठोस पदार्थ न घुले और न ही उसके साथ कोई रासायनिक क्रिया करे। ठोस पदार्थ द्रव से हल्का हो या भारी हो, ऊपर बताई गई विधि से इस ठोस पदार्थ का द्रव के सापेक्ष अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर लेते हैं तथा जिस द्रव को काम में लिया जा रहा है उसका अपेक्षिक घनत्व पहले से ज्ञात होना चाहिए। अतः ठोस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा ठोस के आयतन का भार बटे द्रव के आयतन का भार गुणा द्रव के आयतन का भार बटे पानी के आयतन का भार। तो यहाँ पर ठोस का वायु में भार आ जाएगा बटे द्रव में तोलने से ठोस के भार में कमी आ जाएगी और द्रव का अपेक्षिक घनत्व यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा द्रव के सापेक्ष ठोस का अपेक्षिक घनत्व गुणा द्रव का अपेक्षिक घनत्व। ठोस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर D गुणा D, जहाँ D ठोस पिंड का अपेक्षिक घनत्व होगा और स्मॉल d द्रव का अपेक्षिक घनत्व होगा। इसके बाद है आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किसी द्रव के अपेक्षिक घनत्व। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे हम तेल ले लें, ग्लिसरीन ले लें, दूध ले लें, उनका अगर हमको अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है तो इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए एक ऐसे ठोस का प्रयोग किया जाता है जो पानी द्रव दोनों में घुलता नहीं हो। सर्वप्रथम ठोस का भार हवा में, फिर पानी में और अंत में द्रव में डुबाकर उसका भार भौतिक तुला से ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद द्रव के आपेक्षिक घनत्व की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ठोस का हवा में भार W1, ठोस का पानी में भार W2 और ठोस का द्रव में भार W3। अब पानी में ठोस के भार में कमी होगी, वो हवा में भार और ठोस का पानी में जो भार होगा उनका अंतर होगा। और इसी तरह द्रव में ठोस के भार में जो कमी होगी वो ठोस का हवा में भार और ठोस का द्रव में भार में कमी माइनस करने पर आ जाएगी। तो यहाँ पर द्रव का अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा द्रव में ठोस के भार में कमी बटे पानी में ठोस के भार में कमी बराबर W1 माइनस W3 बटे W1 माइनस W2। तो यहाँ इस तरह से हम उस द्रव का अपेक्षिक घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोमीटर। किसी भी द्रव या ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा एक सवाल भी बनता है कि किसी भी द्रव का अपेक्षित घनत्व किस चीज़ से किया जाता है, तो वो हमारा हाइड्रोमीटर होता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह मुख्यतः ठोस पदार्थों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और एक होता है निकल्सन हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर ये निकल्सन हाइड्रोमीटर का एक चित्र दिखा रखा है। और दूसरा होता है हमारा ट्यूडल हाइड्रोमीटर, जो कि हमारा यहाँ पे ये चित्र दे रखा है। तो इस चैप्टर में आज इतना ही, क्योंकि आज ज़्यादा हमारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आती नहीं हैं, इसलिए मैं सब चीज़ें छोड़ रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करें और आप बेल आइकन को सब्सक्राइब, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिलता रहे, जिससे कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जो भी मैं वीडियो डालूंगा, जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, वो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली अपने एग्ज़ाम में जाकर के पास भी हो सकते हैं। तो आप उस चैनल पर ज़रूर आके उसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।